चलो लास्ट क्लास तक हमने सारी चीजें कवर कर ली थी, सारी चीजें इन द सेंस मॉडर्न इंडिया को शुरू करने से पहले की जितनी चीजें होती हैं वो हमने कवर कर ली थी। एक बार टाइमलाइन देखेंगे और चीजें स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखे थे कि वो क्या कंडीशन थी, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ भेजा ही गया था किस चीज के लिए? पैसे के लिए, ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। और इन्हीं व्यापार से इनको क्या मिलने वाले थे? ढेर सारे पैसे। कितने? तो देखा जाए तो 4 लाख पाउंड पर ईयर बोला गया था। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि जिसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत खराब होती चली गई। करप्शन जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। इसी कारण से हमें क्या देखने को मिले? रेगुलेटिंग एक्ट देखने को मिले थे। ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रेगुलेटिंग एक्ट आते हैं हर 20 साल में। कितने साल में आते हैं? हर 20 साल में आते हैं। ठीक है। 1813, इस बीच में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो घटनाएं लेड करती हैं फाइनली किस चीज के लिए? रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की क्रांति के लिए। तो आज शुरू करेंगे हम रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, और देखेंगे कि वो क्या क्या ऐसी चीज हुई जिसके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। चल, सबसे पहले देखेंगे रीजन, क्या कारण थे, वह कौन से कारण थे जिनके कारण रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। पहले एक बार कारण देख लेंगे, फिर उसके बाद अंत में देखेंगे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 क्या था। ठीक है। तो देखो, हालांकि यहां से ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, यहां से मेंस और प्री दोनों में क्वेश्चंस आते हैं। प्री में किस तरीके से आते हैं वो डिस्कस कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है। कारण में सबसे पहले पूछ लेता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी मिलिट्री कॉजेज, इसमें से कौन से मिलिट्री कॉजेज थे या कौन से तत्कालिक कारण थे, इकोनॉमिकल कॉजेज क्या थे, और उन कॉज के अंदर जो भी चीजें हुई हैं वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं। मेंस के तो मेंस के, प्री के भी यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले समझ लेते हैं मिलिट्री कॉजेज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले समझ लो सैन्य कारण के बारे में कि क्या वो सैन्य कारण थे जिसके कारण ये चीजें हो रही थी। तो सैन्य कारण में सबसे बड़ी हम एक गलती कर देते हैं कि जो कारतूस वाला जो किस्सा है, सबको पता होगा, उसको हम सैन्य कारण में डाल देते हैं। वो सैन्य कारण नहीं है, वो क्या कहलाता है? वो तत्कालिक कारण कहलाता है, इमीडिएट कॉज कहलाता है। ठीक है। तो मिलिट्री कॉज बहुत सिंपल से देखने को मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे देखने को मिलता है जनरल जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट। ठीक है। ये जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट क्या था? इस मतलब ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट ला दिया था, एक अधिनियम ले आया गया था। ठीक है, इंग्लिश में ही रहेगा ये, इंग्लिश में ही ध्यान रखना। एक एक्ट लाया गया था, एक अधिनियम लाया गया था 1856 के दौरान। इसके तहत क्या देखने को मिलता है कि भाई कोई भी भारतीय सेना का व्यक्ति हो, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारतीय सेना का व्यक्ति जो कितना हुआ करता था, 2.5 लाख करीब भारत के लोग ब्रिटिश सेना में हुआ करते थे। और यूरोपियंस की अगर बात करें तो यूरोपियंस की संख्या करीब 50,000 ही थी। ठीक है, बहुत कम हुआ करती थी। तो इन लोगों ने कुछ एक्ट ले आए, इस एक्ट के तहत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा दिए। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या थे? पहले तो इनके धार्मिक सेंटिमेंट्स को हट किया गया कि भाई टीका नहीं लगाना है, टर्बन नहीं बांधना है, पगड़ी वगैरह नहीं बांधना, किसी को टोपी नहीं रखना है, दाढ़ी नहीं रखना, मूछ नहीं रखना, ये सारी चीजें एक तो की गई, है ना। इसके बाद एक और चीज क्या की गई जो बहुत ज्यादा दिक्कत की इसमें, इन्होंने बोला कि भाई कभी भी कहीं भी युद्ध होगा तो हम आपको बाहर भेज देंगे। और उस समय एक इस तरीके की धारणा बनी हुई थी कि अगर कोई व्यक्ति समुद्र को लांग के जाता है, समुद्र पार करता है, तो उसका धर्म हो जाता है नष्ट, धर्म खत्म हो जाता है। ठीक है ना। तो इस कारण से लोगों में जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट के प्रति बहुत ही ज्यादा क्या देखने को मिलता था? विरोध। इसी समय एक और चीज देखने को मिला कि उस समय भारतीय जो सैनिक हुआ करते थे उनको जो डाक सुविधा थी, चिट्ठी वगैरह भेजने की सुविधा थी, वो इस समय तक मुफ्त हुआ करती थी। अचानक इस एक्ट में उन्होंने क्या किए? इस डाक सुविधा को कर दिया गया खत्म। अब किसी भी सेना के व्यक्ति को, मतलब उनके फैमिली वालों को चिट्ठी भेजनी है या इनको भेजनी है, तो उस चीज के क्या लगेंगे? चार्जेस लगेंगे। तो ये भी एक चीज देखने को मिलती थी। इसके बाद कुछ बहुत सी बेसिक चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे हमें पता है डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा हुआ करता था, भेदभाव। भारतीय सैनिकों को अच्छे से खाना नहीं मिलता था, रहने वगैरह की सुविधा अच्छी नहीं थी, है ना। एक भारतीय सैनिक और एक यूरोपीय सैनिक दोनों सेम पोस्ट में भर्ती होते थे, लेकिन जो यूरोपीय सैनिक रहेगा उसका प्रमोशन बहुत जल्दी होते रहेगा और भारतीय सैनिकों का प्रमोशन नहीं होता था। इन सब के बावजूद इनको कहीं भी युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया जाता था, और इनको भत्ते भी नहीं दिए जाते थे। युद्ध में तो लड़ने के लिए भेज रहे हैं, ओवर टाइम करवा रहे हैं, और भत्ते बिल्कुल भी नहीं दिए जाते थे, किसी भी तरीके के एमोल्यूमेंट्स इनको नहीं दिए जाते थे। ये सब तक
तब भी ठीक था। चलो, इसके बाद क्या देखने को मिला कि इन लोगों को, जो भारतीय सैनिक हुआ करते थे, इन भारतीय सैनिकों के लिए प्रमोशन पे रोक लगा दी गई। क्या कर दिया गया? प्रमोशन पे रोक लगा दी गई कि भाई अभी तक तो ऐसा था कि हो जाएगा, लेकिन बोल दिया गया कि सूबेदार से ऊपर की रैंक में भारतीय सैनिक का कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। ठीक है, इस तरीके की कुछ कंडीशंस देखने को मिल रही थी, जिसके कारण से जिन्हें क्या बोला जाता है, मिलिट्री कॉजेस बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट के अंदर ये सारी चीजें देखने को मिलती है। बहुत बेसिक सी चीजें यहाँ पर रहती हैं। दूसरी चीज समझो, दूसरा देखेंगे हम, इकोनॉमिक कॉजेज। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।